साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इन सभी लोगों का 27वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा इनके जन्मदिन पर आयोजित किया गया है। साथियों, सबसे पहले जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा का ये 150वां जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं 150वां जो बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, उस मौके पर दो घोषणाएं करना चाहता हूं। एक, जो ओडिशा में कटक में हमारा जो बामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, वो राष्ट्रीय अधिवेशन जिस ग्राउंड पर होगा, उस ग्राउंड का जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी के नाम पर नगर बसाया जाएगा 5 दिन के लिए, और उनके नाम से वो नगर बसाया जाएगा। उस पर वो राष्ट्रीय अधिवेशन 5 दिन का होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा मैं ये करना चाहता हूँ कि आज 15 नवंबर को जो 150 साल हो गए हैं, इस अनन्य मौके पर साल भर यानी 365 दिन तक राष्ट्रीय स्तर का इनके स्मरण में, जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी के स्मरण में 365 दिन तक जागृति का राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाएगा। विशेषतः आदिवासियों के जागृति का और सभी मूल निवासियों के जागृति का संयुक्त रूप से ये साल भर 365 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा। अब मैं विषय वस्तु से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहता हूं। पहले सत्र के लिए 3 विषय रखे गए थे, तो तमाम बातें यहां बोलने वाले वक्ताओं के द्वारा बोली गई है। मैं केवल दूसरे नंबर का विषय और तीसरे नंबर का जो विषय है, उस संबंध में पहले सत्र में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो दूसरा विषय है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में केवल ये जानकारी अनुसूचित जाति के लोगों को कुछ हद तक है, वो भी सारे देश भर के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन लोगों को भी पूरी तरह से नहीं है। जब इसके 50 साल हो गए थे, पूना पैक्ट के 50 साल हो गए थे, तो काशीराम जी ने सारे देश भर में ये पूना पैक्ट के धिक्कार का सारे देश भर में कार्यक्रम किया था। कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो ये मौलिक बात क्या है? जो आजादी का आंदोलन गांधी जी के और जवाहरलाल जी के नेतृत्व में चल रहा था, उस आंदोलन को समस्त मूल निवासी बहुजनों के आजादी का आंदोलन मानने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले राजी नहीं थे। छत्रपति शाहू महाराज राजी नहीं थे।
और बाबा साहब आम्बेडकर उसी कड़ी में वो आंदोलन चला रहे थे, इसलिए वो भी इस बात के लिए राजी नहीं थे। और इस वजह से उन लोगों के द्वारा अंग्रेजों को जो भी मांगी जा रही थी, उन पर बाबा साहब आम्बेडकर का विश्वास नहीं होता था। गांधी जी ये कहा करते थे अंग्रेजों को कि आप छोड़कर चले जाओ, इस देश का क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे। ये रिकॉर्डेड फैक्ट जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे अंग्रेजों को कि यदि आपने जाने के पहले हमारे संवैधानिक अधिकार संविधान में जो आने वाले हैं उस बात को मान्यता प्रदान करने का काम नहीं करेंगे, तो ये जो गांधी बदमाश है, बाबा साहब आम्बेडकर ने बदमाश शब्द से भी ज्यादा कुछ कहा है, मैं थोड़ा सा बदमाश ही कह रहा हूं। कुछ लोगों को गांधी को बदमाश कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो खास तौर पर ओबीसी के लोगों को नहीं लगता है गांधी जी को बदमाश कहना। तो इसलिए नहीं लगता है कि वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गांधी जी ने ओबीसी के लोगों के साथ में क्या धोखेबाजी की, जानकारी ही नहीं है। वो तो केवल इतना कहते थे कि गांधी जी तो महात्मा जी थे, वो तो संत थे। तो जो महात्मा होता है, जो संत होता है, वो शैतान कैसे हो सकता? एक विशेष बात है कि महात्मा जी के अंदर महात्मा जी निवास करता था, शैतान भी निवास करता था, दोनों निवास करते थे। तो कभी कभी शैतान हावी हो जाता था। जब कभी वो भूख हड़ताल करते थे तो महात्मा जी रहता था, और कभी कभी जो है जब वो SC ST OBC के अधिकारों का विरोध करते थे तो शैतान हावी हो जाता था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों से सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया, लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरोध में। जैसे गांधी जी का आंदोलन था, वैसे बाबा साहब आम्बेडकर का भी आंदोलन था। तो अंग्रेजों को उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत बनाए हुए लोग हैं, तो इनको अलग अधिकार होना चाहिए। तो ये अलग अधिकार कैसे होना चाहिए? अछूतों का चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, अछूतों का चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं, अभी भी हमारे कुछ लोग जो है इस बात को नहीं समझते। चुनाव क्षेत्र का मतलब अलग देश नहीं होता है। तो कुछ लोगों को अलग देश लगता है, चुनाव क्षेत्र अलग को हमारे कुछ लोग कहते हैं अलग देश की बात कर रहे हैं। अलग देश की बात नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो केवल चुनाव क्षेत्र की बात है। भारत के अंदर जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उनके संख्या के अनुपात में अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। अलग देश नहीं, अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। अलग देश की बात क्यों नहीं करते? ये देश ही सारा का सारा हमारा है, तो अलग देश का क्या मतलब है भाई? है? ये सारा का सारा देश ही हमारा है, तो इस देश को तोड़फोड़ करके अलग देश मांगने का क्या मतलब है? ये तो मूर्खता होगी। तो ऐसा हमारे महापुरुषों के द्वारा कभी नहीं किया गया। वो केवल देश में हम लोगों को अलग चुनाव क्षेत्र की बात करते थे। जब चुनाव होगा तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को संख्या के अनुपात में, अगर 100 लोकसभा की सीटें हैं तो उसमें 15 सीटें
शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया जाए, अभी भी है। मगर जो अभी है और जो बाबा साहब आम्बेडकर मांग कर रहे थे, उसमें क्या फर्क है? बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी चुनाव क्षेत्र अलग होना चाहिए, उसमें केवल जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और उनको ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, केवल अनुसूचित जाति के लोगों के चुनाव क्षेत्र में। दूसरे अलग होंगे, आदिवासियों का चुनाव क्षेत्र अलग होगा, उसमें आदिवासियों को चुनाव लड़ने का और आदिवासियों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इससे क्या होता कि जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार होता, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग शेड्यूल कास्ट का आदमी होता उस चुनाव क्षेत्र में, वो चुनाव लड़ता, वही चुनाव जीतता, सबसे ज्यादा स्ट्रांग आदमी। तो इससे क्या होता? इससे गांधी जी को और नेहरू जी को लगता था कि पार्लियामेंट में बिठाई करेगा हमारी। वो जो स्ट्रांग आदमी शेड्यूल कास्ट का है और शेड्यूल ट्राइब का आदमी, स्ट्रांग आदमी, लड़ाकू आदमी, अपने चुनाव क्षेत्र का आदमी, तो वो संसद में जाएगा और गांधी नेहरू संसद में बदमाशी करेगा तो ये पीटेगा उनको। ये मैं अपने शब्द नहीं बोला, गांधी जी का ऐसा स्टेटमेंट मेरे पास रिकॉर्ड में है, मेरे पास रिकॉर्ड है ऐसा। और ये बात गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ चर्चा में कही। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि ऐसे स्ट्रांग लोग चुनकर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गांधी जी ने सोचा कि चुनाव क्षेत्र में वोट देने का अधिकार ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और लोगों को होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति का चुनाव क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति का जनजाति का चुनाव क्षेत्र, उसमें इन लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। चुनाव शेड्यूल कास्ट के लोग लड़े, चुनाव शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़े, मगर वोट देने का अधिकार ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोग तो भोले भाले लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग क्या करेंगे, खासतौर पर ब्राह्मण लोग, उनका कांग्रेस पार्टी है, तो वो हमारे शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का हाजी हाजी करने वाला, यानी गलत बात को भी हाँ हाँ कहने वाला आदमी समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, उसमें से उस आदमी को चुनेगा गांधी जी, उसको टिकट देगा, बोलेगा तुमको जितना चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, अखबार में पब्लिसिटी देना है, वो हमारे लोग हैं पत्रकार वगैरह, तो पब्लिसिटी करने की व्यवस्था भी कर देता हूँ, आपको टिकट भी देता हूँ, आपको पैसा भी देता हूँ, आपको सब कुछ दिया जाता है। तो ऐसे लोग समाज में हैं, वो कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती थी उस समय भी, अभी भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी। तो वो लोग संसद में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लगभग 52 से अब तक 2025 चल रहा है, अब तक चुनाव हुए, जितने चुनाव हुए, इतने चुनाव में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते रहे। 22.5% लोग चुनकर जाते रहे। एक भी आदमी पार्लियामेंट में बोलता ही नहीं था, लड़ाई लड़ने की तो छोड़ो, लड़ाई लड़ने की बात छोड़ो, बोलता ही नहीं था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुभव से लिखा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, कि वो लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कांग्रेस के द्वारा चुनकर गए हुए लोग हैं, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, यानी वो लोग संसद में मुंह खोलते ही नहीं है, और जब खोलते हैं, एक तो खोलते ही नहीं है,
और जब खोलते हैं तो केवल मात्र जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं। अब जमाई देना तो नेचुरल कॉल है, जमाई देना जो है ये नेचुरल कॉल है, वो पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है। अब देखो उदाहरण के लिए, ये हमारी पार्लियामेंट है, कांग्रेस का शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का एमएलए 2 लोग इधर आए हमारे पार्लियामेंट में, कांग्रेस के तरफ से बोले। हमने उनको कहा अरे ये एससी एसटी का पार्लियामेंट है, एससी एसटी के तरफ से बोलो। तो वो एससी एसटी के तरफ से बोलने के बजाय कांग्रेस के तरफ से बोले। यहां आजाद थे भाई, वो हमने उसको प्रोटेक्शन दिया था कि आप आजाद है, यहां आपको राजीव गांधी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से या किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यहां भी वो डर रहे थे, पता नहीं यहां से वो हमारा मैसेज चला जाएगा, अगले चुनाव में हमारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे काहे, हमने कहा काहे चिंता करते हो, अगर उधर से टिकट नहीं मिलेगा हम टिकट दे देंगे। तो वो उस डर के मारे आदिवासी की बात करने के बजाय कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो ये लोग जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों को चुनकर टिकट देते हैं जो दिखने में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आदमी दिखते हैं, अंदर से कमजोर होते हैं। या ये कहा जा सकता है नाम शेड्यूल कास्ट का लेते हैं, नाम शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, बाप कोई और है। नाम शेड्यूल कास्ट का लेते हैं, नाम शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, बाप कोई और है। अब नाम शेड्यूल कास्ट का ले लिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का लिया जाए और बाप कोई और हो, तो ऐसे संतान को क्या कहते हैं? हरामी की औलाद कहते हैं। देसी भाषा में बोलो ना, ऐसे लोगों को जो शेड्यूल कास्ट का नाम ले रहे हैं मगर उसका डीएनए ब्राह्मण का है, शेड्यूल ट्राइब का नाम ले रहे हैं उसका डीएनए ब्राह्मण का है। मुसलमानों का भी यह समस्या है, वो कांग्रेस के तरफ से जाता है, मुसलमानों की बोलता ही नहीं है, कांग्रेस की तरफ से बोलता है। जहां हमारे तरफ से बोलना जरूरी है वहां हमारी तरफ से बातें ही नहीं करते हैं। इसलिए हमने कहा अरे उधर आप लोगों को डर है, यहां तो हमारा ये संसद है, यहां तो बोलो अपनी बात। यहां भी उन्होंने आदिवासी की बात करने के बजाय उन्होंने कांग्रेस की बात की। यहां भी उनको डर सता रहा था कि पता नहीं हमारा साला टिकट कट जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का आदिवासी वाला। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी वाला आदमी बोल नहीं पा रहा है तो फिर कौन बोलेगा? फिर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। लोकतंत्र में संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो संविधान में मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, अगर ये बोलने के अधिकार पर ही पाबंदी लाते हैं और हमारे लोगों के बोलने के अधिकार को कमजोर करते हैं, ऐसे स्थिति में क्या किया जाए कि ऐसे लोग जो है हमारे लोगों का शोषण करने वाले लोग जो है वो बोलने तक के अधिकार को कमजोर कर देते हैं। तो इसलिए ये जो सेपरेट इलेक्टेड है, गांधी जी ने क्या योजना बनाई, इसके विरोध में आमरण अनशन किया और बाबा साहब आम्बेडकर को धमकी दिया कि अगर ये पीछे नहीं लेते हो तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, मैं जान दे दूंगा और आम्बेडकर ने मेरी हत्या किया ऐसा लोगों को बताऊंगा।
तो बाबा साहब आम्बेडकर को मजबूर होकर जॉइंट इलेक्टेड चुनाव में करना पड़ा। जॉइंट इलेक्टेड का मतलब है कि ब्राह्मण वोटर रहेंगे और उनके इशारे पर काम करने वाले वोटर रहेंगे। ऐसा जॉइंट इलेक्टेड रहेगा और जॉइंट इलेक्टेड की वजह से 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, मगर पार्लियामेंट में हमारा एक भी आदमी बोलता नहीं है। और ना बोलने की वजह से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में, वो अधिकार ही गांधी और कांग्रेस के द्वारा खत्म हो गया। और ये 10 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया था। 10 साल के बाद दोबारा कांग्रेस ने लाया, फिर तीसरी बार लाया, फिर चौथी बार लाया, फिर 5वीं बार लाया। अभी भी अब कांग्रेस चली गई तो बीजेपी आ गई। बीजेपी ने भी वही किया। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी ब्राह्मण चलाते हैं, कांग्रेस भी ब्राह्मण चलाते हैं, तो ब्राह्मणों का जो हित है वो एक जैसा है। इस बात को हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि पूना पैक्ट की वजह से रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर नहीं जा सकता, ये असली समस्या है। और इसीलिए सेपरेट इलेक्टेड की बात थी। आने वाले समय में, भविष्य में ये लड़ाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लड़नी होगी। ये लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित रूप से हम आने वाले समय में हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार है उसको हासिल करने की कोशिश हम करेंगे। जहां तक डीलिस्टिंग का मामला है, ये आदिवासियों को थोड़ा बताना चाहता हूं। डीलिस्टिंग ये ब्राह्मण लोगों का राज है दिल्ली में, और वो क्या कह रहे हैं, जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। पहले तो मैं एक मौलिक बात आपको बताना चाहता हूं। वो मौलिक बात क्या है? आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है। अगर आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है तो आदिवासी धर्मांतर करते हैं कैसे कहा जाए? जिसका कोई धर्म होगा और वो धर्म छोड़ने की बात करेगा तो उसे धर्मांतर माना जाएगा। आदिवासियों का तो कोई धर्म ही नहीं है। आदिवासी मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का कोई धर्म ही नहीं है। जब आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है तो वो धर्मांतर करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं है। तो फिर क्या कहा जाना चाहिए? उनको धर्म स्वीकार कहा जाना चाहिए, धर्मांतर नहीं। कि आदिवासियों को लगता नहीं अभी मुझे बहुत साल से मैं निधर्मी हूं, कोई मेरा धर्म है नहीं, अभी मेरा कोई ना कोई धर्म होना चाहिए। तो अगर आदिवासी कोई धर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसे धर्मांतर के जगह धर्म स्वीकार कहा जा सकता है, उसे धर्मांतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले उसका कोई न कोई धर्म होना चाहिए। अगर उसका कोई धर्म होगा तो धर्मांतर माना जा सकता है। आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है तो वो धर्मांतर करते हैं, ये नहीं माना जा सकता। ये बात ठीक से हम लोगों को समझना होगा। तो इसलिए जब आदिवासियों के किसी आदमी ने धर्मांतर किया ही नहीं तो उन लोगों को डीलिस्टिंग, उसमें से आदिवासी के लिस्ट से निकाल दिया जाए। ऐसा अगर आदिवासी स्वीकार कर लेते हैं तो कानून बनेगा। तो कानून में ये लिखना होगा आदिवासी हिंदू है और हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, जो आज तक किसी धर्म के नहीं है। जब कानून बनेगा तो कानून में लिखना पड़ेगा हिंदू है। तो इस तरह से जबरदस्ती अज्ञानता में ब्राह्मणों का धर्म, जिसे आज हिंदू के नाम पर प्रचलन में लाया गया, थोपा जाएगा। आदिवासियों को समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं मोरे जी? कानून बनाना होगा तो लिखना पड़ेगा ना ये इनका कोई धर्म है, तो इसका मतलब है उनका ब्राह्मण लोग कर रहे कानून, तो उनको बताना पड़ेगा हिंदू है। तो हिंदू क्या है? हिंदू तो ब्राह्मणों के धर्म का मौलिक नाम नहीं है। ब्राह्मणों के धर्म का मौलिक नाम ब्राह्मण धर्म है। दयानंद सरस्वती ने गाली देने के लिए कहा कि हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो हिंदू तो मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो इसका मतलब यह है
कि ब्राह्मणों के धर्म का हिंदू धर्म नाम नहीं है, तो ब्राह्मणों के धर्म का वास्तविक नाम क्या है? ब्राह्मण धर्म है। मुसलमानों को खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं और हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि वो SC ST OBC को हिंदू ना कहे, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं तो ब्राह्मणों की 3.5% संख्या के जगह SC ST OBC की संख्या 74.5% हिंदू के नाम पर उसमें शामिल हो जाएगी मुसलमानों के कहने से। इससे मुसलमानों का भारी नुकसान होगा। मुसलमानों को ब्राह्मणों को कहना चाहिए ब्राह्मण 3.5% है और वो अल्पसंख्यक है। मुसलमानों को कहना चाहिए हम 15% है, हमारे से भी कम ब्राह्मण की संख्या है, हमारे से छोटी संख्या वाले लोग हैं ब्राह्मण, हम 15% है, ब्राह्मण 3.5% है। मुसलमान ऐसा करने के बजाय क्या करते हैं? SC ST OBC के लोग हिंदू है तो 74.5% को जब मुसलमान संगठित मुसलमान हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों का फायदा होता है। ब्राह्मणों का फायदा होने के बाद ब्राह्मण मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। जब वो SC ST OBC को अपने अंदर शामिल करके मजबूत हो जाते हैं, मजबूत होने के बाद अपना पैर मजबूत करते हैं और फिर मुसलमानों के सर पर रखते हैं। जब मुसलमानों के सर पर रखते हैं तो मुसलमान कहते हैं अरे हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, ब्राह्मण को ताकतवर काहे के लिए बना रहे हो? ब्राह्मण को ताकतवर मत बनाओ, उनको 3.5% रखो। 3.5% वाला तो आपके सर पर पैर ही नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपकी 15% संख्या है। अगर उसने पैर रखने की कोशिश की तो एक पैर रखने की कोशिश की तो आप 2 पैर रखकर उसको पिट पटक सकते हैं। तो मुसलमानों को मेरा यह कहना है कि आप हमें SC ST OBC को हिंदू मत कहो। तो कुछ मुसलमानों में क्या कहो? तो हम लोगों को संविधान ने SC ST OBC कहा तो तुम भी SC ST OBC कहो। जो संविधान ने हमें कहा वो कहो। मेरे घर की खेती नहीं है, कुछ भी नाम दे दूं। मेरे खेती में कोई फसल निकलती तो उसका नाम दे दूंगा, मगर यह संवैधानिक मामला है और संविधान ने इनको SC ST OBC कहा है तो आप भी उनको SC ST OBC कहो। ये संवैधानिक नाम है। इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों का फायदा होगा। क्या? कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5 रहेगी और मुसलमानों की संख्या 15% रहेगी। तो ब्राह्मण कभी भी मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं करेगा, और डराने की कोशिश करेगा तो SC ST OBC हिंदू नहीं रहेंगे, तो मुसलमानों को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए कोई ऐतराज नहीं होगा। जब मुसलमान हिंदू बनाएंगे तो साथ सहयोग तो नहीं दे सकते मुसलमानों को। अगर उनको SC ST OBC रखोगे तो फिर आपको साथ सहयोग दे सकते हैं, ये आपको फायदा है। तो मैं मुसलमानों के सारे देश के जो लीडर लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को अपील कर रहा हूं कि जो कह रहा हूं वो माइक पर कहने की बातें नहीं है, फिर भी कह रहा हूं कि सुनो भाई, ठीक से तुम लोग ठीक से सुनो, समझकर करो। समस्या क्या है? सारे समझदार लीडर मुसलमानों के पाकिस्तान चले गए और मुसलमान भारत में लीडरलेस हो गए। मुसलमानों की समस्या क्या है कि सारे समझदार लोग पाकिस्तान चले गए। सारे बैरिस्टर लोग, उस समय गांधी बैरिस्टर, बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ बहुत सारे बैरिस्टर मुसलमान लीडर थे। वो पहला पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बना वो भी बैरिस्टर था। मतलब उस समय इंग्लैंड से अगर कोई मुसलमान डिग्री लेकर आता था तो उसको बैरिस्टर कहा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू भी, मोतीलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर लोग जो है, जो बातें अंग्रेजी में ही करते थे, तो छोटे लीडर नहीं थे मुसलमानों के। अब जो लीडर नेशनल पर्सपेक्टिव में बड़े बड़े लीडर होते थे मुसलमानों के, आज अगर पूछा जाए किसी मुसलमान को कि आपका नेशनल लीडर कोई है क्या, तो पता है उसका कोई नाम और कहीं पर कोई दिखाई नहीं देता है। तो मुसलमानों की ये बड़ी समस्या है और इसके बारे में जो SC ST OBC के लोग जागृत हो रहे हैं,
संगठित हो रहे हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके इस मामले का हल किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए, इससे उनको फायदा होगा। और आदिवासियों के पृथक धर्म कोड, आदिवासी लोग अगर अपना पृथक धर्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आदिवासियों को अपना पृथक धर्म जो है ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक उनका पृथक धर्म कोड नहीं मिल सकता है और आंदोलन के द्वारा नहीं मिल सकता है, तो फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको बिल्कुल नहीं देने के लिए राजी होगा, क्योंकि आपके पास एस्टैब्लिश रिलीजन के जो नॉर्म्स है वो आदिवासियों के पास है ही नहीं। आदिवासियों को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा तब जाकर के, और उसके आधार पर आंदोलन करना पड़ेगा तब जाकर के ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। साथियों, आदिवासी लोगों की जो आजाद भारत में समस्याएं हैं उन लोगों को अगर उसका समाधान करना है तो शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग और माइनॉरिटी के लोग, इनके साथ मेलजोल करके व्यापक गठबंधन करना पड़ेगा और देशव्यापी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। मैं 19 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूं और अभी हमारे पास, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 36 में से 32 राज्यों में 625 जिलों में हमारा संगठन है। और 625 जिलों में जो संगठन है तो इतना बड़ा व्यापक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन अभी किसी के पास नहीं है। तो इस संगठन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन से करने से आदिवासियों का भी राष्ट्रीय स्तर का बड़ा कैडर बेस संगठन बन सकता है, माइनॉरिटी का भी बन सकता है, ओबीसी का भी बन सकता है, और सारे लोग मिलकर संख्या के अनुपात में हम लोग लड़ाई लड़े। तो लड़ाई हमें लड़नी होगी। किस लिए लड़ाई लड़नी होगी? ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ी, वो ब्राह्मणों के अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। हम लोगों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम लोग तब तक भविष्य में अपने फैसले लेने के लायक खुद मुख्तियार लोग नहीं बन सकते। और जब तक हम खुद मुख्तियार नहीं बन सकते, अपने फैसले खुद लेने लायक नहीं बन सकते, तब तक कोई हमें आजाद मानने के लिए राजी नहीं होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का व्यापक संगठन बनाना होगा, जिसमें हम लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, सारे देश भर में कर रहे हैं, और सारे देश भर में आदिवासियों का संगठन बनाने के लिए, आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए बामसेफ को, भारत मुक्ति मोर्चा को जो भी आप लोगों को मदद चाहिए वो हर प्रकार की मदद करने के लिए हम तैयार है, जिससे आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा हो और हम लोग खुद मुख्तियार हो सके। इस मौके पर साथियों मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।